नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत उर्दू भाषा की प्रमुख कहानीकार इस्मत चुगताई के संदर्भ में सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन सामग्री के प्रस्तुतिकरण से पहले निवेदन ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। निवेदन ये भी है कि इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। धन्यवाद। सामग्री प्रस्तुत है। इस्मत चुगताई का शुमार तरक्की पसंद तहरीक यानी प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख कहानीकारों में होता है। उनको सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद्र के साथ आधुनिक उर्दू कथा साहित्य का आधार स्तंभ माना जाता है। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में हुआ था। उनके पिता मिर्ज़ा कसीम बेग चुगताई एक उच्च सरकारी पदाधिकारी थे। इस्मत अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। बहनों के विवाह हो जाने के कारण उनका बचपन अपने भाइयों के साथ व्यतीत हुआ। हाई स्कूल के दौरान अलीगढ़ में उनकी मुलाकात रशीद जहां से हुई, जिन्होंने 1932 में सज्जाद ज़हीर और अहमद अली के साथ मिलकर कहानियों का एक संग्रह अंगारे के नाम से प्रकाशित किया था। रशीद जहां उच्च शिक्षा प्राप्त पिछड़े और शोषित वर्ग की महिलाओं के अधिकारों की अलंबरदार कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाली महिला थी। उन्होंने इस्मत को कम्युनिज्म की आधारभूत मान्यताओं से परिचित कराया और इस्मत ने उनको अपना गुरु मानकर उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। उनकी उच्च शिक्षा लखनऊ के IIT कॉलेज से हुई। उन्हें इस्मत आपा के नाम से उर्दू साहित्य जगत में जाना जाता है। वो उर्दू साहित्य की ऐसी विवादास्पद और प्रमुख लेखिका थीं जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। वो अपनी लिहाफ कहानी के कारण खासी मशहूर हुई। 1941 में लिखी गई इस कहानी में उन्होंने महिलाओं के बीच समलैंगिकता के मुद्दे को उठाया था। उस दौर में किसी महिला के लिए कहानी लिखना एक दुस्साहस का काम था। इस्मत को इस दुस्साहस की कीमत अश्लीलता को लेकर लगाए गए इल्जाम और मुकदमे के रूप में चुकानी पड़ी थी। उनका निधन 24 अक्टूबर 1991 को हुआ। उन्होंने निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली सकुचाई और कुमिलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों और उपन्यासों में पूरी सच्चाई के साथ बयान किया। उनका संबंध उर्दू के प्रसिद्ध रचनाकार अजीम बेग चुगताई से भी है, लेकिन वो अपनी कला के कारण अपनी विशिष्ट हैसियत रखती हैं। इस्मत चुगताई अपने लेखन के आरंभ से ही सौभाग्यशाली थीं, क्योंकि आरंभ में ही वो सलाउद्दीन अहमद, शाहिद अहमद दहलवी के अतिरिक्त कृष्णचंद्र और पितरस बुखारी जैसे रचनाकारों के सानिध्य में रहीं। इन रचनाकारों ने उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1941 में प्रकाशित उनका पहला संग्रह कलियां 8 कहानियां, 4 ड्रामे और 3 लेखों का संग्रह है। इसके अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि उनकी कहानी गेंदा ही उन्हें कहानीकार के रूप में स्थापित करने के लिए काफी थी। सलाउद्दीन अहमद ने उनके इस कहानी संग्रह की 4 कहानियों का परिचयात्मक आलोचना और विवेचना से संबंधित निबंध लिख करके उन्हें उर्दू कहानी के क्षेत्र में न केवल परिचित करवाया बल्कि स्थापित करवाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। चोटें उनका दूसरा कहानी संग्रह है जो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी में प्रकाशित कहानी पर अश्लील होने का इल्जाम लगा। इस कहानी संग्रह की भूमिका को कृष्णचंद्र ने लिखा और उनकी कहानियों की प्रशंसा की है। पितरस बुखारी ने उनको उर्दू साहित्य के लिए गर्व का कारण के रूप में रेखांकित किया है। उनकी पहली कहानी गेंदा का प्रकाशन उस समय की उर्दू साहित्य की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका साकी में हुआ और पहला उपन्यास जिद्दी नाम से 1941 में प्रकाशित हुआ। चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात, 2 हाथ, दोज़खी, शैतान, जड़ें, कामचोर, चौथी का जोड़ा, हिंदुस्तान छोड़ो, नन्ही की नानी, भूल भुलैया, बिच्छू फूफी इत्यादि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इस्मत की कहानियों का कैनवास काफी व्यापक था, जिसमें अनुभव के विविध रंग उकेरे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि टेढ़ी लकीरें उपन्यास में उन्होंने अपने ही जीवन को मुख्य प्लॉट बनाकर एक स्त्री के जीवन में आने वाली समस्याओं को स्त्री के नजरिए से समाज के सामने पेश किया है।
उन्होंने आज से लगभग 70 साल पहले पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के मुद्दे को स्त्रियों के नज़रिए से कहीं चुटेले, कहीं संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम उठाया। वो अपनी कहानियों में औरत के अस्तित्व की लड़ाई से जुड़े मुद्दे उठाती हैं। साहित्य तथा समाज में जब विमर्श का कोई अता पता नहीं था, तब उन्होंने वर्तमान में चल रहे स्त्री विमर्श के मुद्दों को ही प्रमुखता दी थी। इससे पता चलता है कि उनकी सोच अपने समय से कितना आगे थी। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री चरित्रों को बेहद संजीदगी से उभारा है और इसी कारण उनके पात्र जिंदगी के बेहद निकट दृष्टिगत होते हैं। इस्मत चुगताई स्त्रियों की भावनाओं और मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने में विशेष रूप से महारत रखती हैं। उनका स्त्रियों के मनोविज्ञान और उनकी भावनाओं के चित्रण पर अधिकार दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कहानियों में घरेलू वातावरण में सक्रिय औरतों के मनोविज्ञान को अभिव्यक्ति प्रदान की है। विशेष रूप से स्त्रियों की शारीरिक इच्छाओं से उत्पन्न भावनाओं पर आधारित मनोविज्ञान की गहराई में जाकर उसे लोगों के समक्ष अभिव्यक्त करने में वो खासी निपुण दिखती हैं। इतना ही नहीं, उसे व्यक्त करने का साहस भी दिखाती हैं। इस्मत चुगताई स्त्रियों की शारीरिक दशा, उसके मनोविज्ञान को गहराई से समझती हैं, जानती हैं। सीलन भरी पुराने घरों के भीतर की औरतों को जिन शारीरिक इच्छाओं की घुटन को झेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति इस्मत चुगताई की कहानियों में जिस प्रभावशाली रूप में होती है, कदाचित दूसरे कहानीकारों में दृष्टिगत नहीं होती है। नन्ही की नानी, गेंदा और चौथी का जोड़ा इत्यादि कहानियों में उनकी लेखनी प्रायः स्त्रियों की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं के यथार्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस्मत चुगताई प्रबुद्ध, विवेकशील और संवेदनशील रचनाकार हैं। उन्हें अपने परिवेश की गहरी जानकारी थी। वो वर्ग और समुदाय में विभक्त समाज में स्त्रियों की घुटन, समस्याओं, दुखों और उनके साथ होने वाली अराजक स्थितियों, व्यवहार को व्यक्तिगत धरातल पर देखती हैं, अनुभव करती हैं, फिर उसको विशिष्ट रूप में अपनी कहानियों में प्रस्तुत करती हैं। गौरतलब ये भी है कि इस्मत चुगताई ने जिस समय उर्दू साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, आम तौर पर उस समय मुस्लिम घराने की स्त्रियों को कहानीकार या कवि के रूप में समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तथा कथित रूप से सम्मानित घराने की स्त्रियों को घर के भीतर और उसकी चार दीवारी में ही रखा जाता था। वस्तुतः इस्मत चुगताई की कहानियों में चित्रित वातावरण उनके अपने जीवन और घरेलू जीवन से ही संपृक्त दिखता है। इस्मत चुगताई की कला ने घर के भीतर जन्म लिया, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकली और खुली हवा में अपने पर को खोलकर विचरण करने लगी। लगातार विकास उनकी कहानी कला का वैशिष्ट है। उनकी कहानियों का अध्ययन करके स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे उनके व्यक्तित्व में प्रौढ़ता आती गई, वैसे वैसे उनकी कहानियाँ भी प्रौढ़ होती दिखाई देती हैं। अतः कहा जा सकता है कि उनके अनुभव, उनकी समझ और उनकी निरीक्षण शक्ति में लगातार प्रौढ़ता आती गई। कलियां और छोटी दोनों ही कहानी संग्रहों पर दृष्टिपात किया जाए तो उनके कथानक के विकास को सहजता से समझा और देखा जा सकता है। उर्दू कहानी के विकास में इस्मत चुगताई का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पहली बार भारतीय समाज में औरतों की स्थितियों को व्यक्त करने की हिम्मत करने के साथ ही वो अपनी कहानियों के माध्यम से औरतों में विवेक जागृत करने की दिशा में भी प्रयत्नरत दिखती हैं। गौरतलब ये भी है कि उन्होंने स्त्रियों के चुप, उनके त्याग और उनकी ममता को उनके व्यक्तित्व के विकास के बाधक तत्वों के रूप में रेखांकित किया है। इसके साथ वो ये भी चाहती हैं कि औरत अपनी ताकत को पहचाने और पुरुषों के समानांतर खड़े होकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्थापित करते हुए स्वयं को उनके समानांतर ही खड़ा करने में सक्षम हो। कभी कभी वो स्त्री के चित्रण में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को भी व्यक्त करते हुए अपने विद्रोही स्वर को भी बुलंद करने में चूकती नहीं है।
उनके शिल्प में हास्य व्यंग भी दृष्टिगत होता है। वो इसके अतिरिक्त बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से स्त्रियों के अंतर्मन को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए उसके प्रति समाज में होने वाले व्यवहार को भी प्रस्तुत करने में सक्षम दिखाई देते हैं। अपने इस वैशिष्ट्य के कारण वो पुरुष समाज की अधिनायकत्ववादी मानसिकता, पाखंड और फरेब को भी बेनकाब करती हैं। उनके स्त्रियों का चरित्र जहां परंपराओं के बोझ तले दबे हुए चरित्र को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ वो निडर है और विद्रोही भी दिखता है। दरअसल उनके इस प्रकार के चरित्र भी जाने पहचाने दिखाई देते हैं। घूंघट, तीन नाड़ी, ख्वाबों का शहजादा इत्यादि कहानियों में इसी प्रकार के चरित्र मिलते हैं। उनकी भाषा अपने भीतर में तीखापन लिए हुए है और यथार्थ की अभिव्यक्ति में पूरी क्षमता के साथ सृजनात्मकता से भरपूर दिखाई देती है। उन्होंने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता है। उनका भाषा प्रवाह अद्भुत है और इसने उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्त्रियों को उनकी अपनी ज़बान के साथ अदब में पेश किया है। उनकी रचनाओं में सबसे आकर्षित करने वाली बात उनकी निर्भीक शैली थी। कथा साहित्य में इस्मत की कलात्मकता का मूल रहस्य और उसका सबसे प्रभावशाली पहलू उनकी यही अभिव्यक्ति शैली है। भाषा इस्मत की कहानियों में मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, अपने आप में एक अमूर्त सत्य भी है। इस्मत ने भाषा को एक पात्र की तरह जानदार, गतिशील और ताप मिश्रित तत्व के रूप में देखा है और इस तरह प्रचलित शैलियों और शब्द की अभिव्यक्ति की भीड़ में इस्मत ने शैली व अभिव्यक्ति की एक नई सतह तलाश की और उनकी यह कोशिश अलग से पहचानी जा सकती है। इस्मत का लेखन पढ़ने के समय पाठक निसंकोच बातचीत के अनुभव से गुजरता है। उनके लेखन में भाषा मुहावरेदार और रोज़मर्रा के समस्त गुण के साथ एक तीखापन भी लिए हुए होती है और पाठक उसके कचोके महसूस किए बिना नहीं रह सकता है। पतरस बुखारी के अनुसार इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को नई जवानी नसीब हुई है। वह पुराने परिचित और अस्पष्ट शब्दों में अर्थ और प्रभाव की नई शक्तियों का सुराग लगाती हैं। उनकी आविष्कार शक्ति नित नए हजारों रूप तराशती है और नए सांचे का निर्माण करती है। उनकी कहानियों के द्वारा उर्दू भाषा और साहित्य को बहुत सारे शब्द, मुहावरे इत्यादि प्राप्त होते हैं और साथ में नई उपमाएं भी मिलती हैं। उनका शब्द भंडार उनके सभी समकालीनों की तुलना में अधिक वैविध्यपूर्ण और रंगीन है। उनकी कहानियों के तीखे फिक्रे और गंठे हुए संवाद तथा व्यंग्यात्मक शैली के कारण उनकी कहानियाँ बेहद दिलचस्प होती हैं और अंत तक पाठक उसमें बंधा हुआ दिखाई देता है और निसंदेह अंततः ये उनकी कहानियों की सफलता के प्रमाण के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। धन्यवाद।